हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? होप ऑल इज वेल। तो लेक्चर नंबर 7 है ना, लेक्चर नंबर 6 कल हो चुका था। लेक्चर नंबर 7 इन बायोफार्मास्यूटिक्स यूनिट 1 we were discussing drug absorption mechanism, and we have finished how drug absorb, and we have discussed and seen how the mechanism behind the drug absorption. ठीक है. After that, according to syllabus, because we are doing B Pharm 6th semester बायोफार्मास्यूटिक्स ऑफ PCI सिलेबस, तो सिलेबस के हिसाब से ही नेक्स्ट टॉपिक क्या है? फैक्टर अफेक्टिंग GI एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। फैक्टर अफेक्टिंग GI एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। तो टॉपिक आज के लेक्चर में क्या कवर होगा? आज के लेक्चर में जो कवर होगा टॉपिक वो है सभी फैक्टर्स का एक लिस्टिंग। इसमें से भी एक दो फैक्टर्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी फैक्टर अफेक्टिंग GI एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। मतलब क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं कि हमने देखा कि ड्रग कैसे एब्जॉर्ब होता है बॉडी में, है ना। लेकिन इस बात को जानना जरूरी है कि ड्रग एब्जॉर्ब होते समय ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ड्रग का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है या फिर घट जाता है। बात समझ में आया? फॉर एग्जांपल जैसे आपको कॉलेज जाना हो, है ना, तो कॉलेज पहुंचने में वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कॉलेज पहुंचने में इन्वॉल्व होते हैं। आप कैसे जाते हो? अगर आप ऑटो से जाते हो तो ऑटो एक फैक्टर है, मिली टाइम से नहीं मिली तो आपका पहुंचना वहां पे फ्लैक्चुएट होगा, है ना। आप अपने बाइक से जा रहे हैं, किस स्पीड से चला के गए, किस स्पीड से चला के नहीं गए, उस पर डिपेंड करेगा कि आप कॉलेज कब पहुंचेंगे। उसी तरह से वो सारे थिंग्स जो आपके फाइनल रिजल्ट को इन्फ्लुएंस कर दें या फ्लैक्चुएट कर दें वो कहलाते हैं फैक्टर्स। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं एब्जॉर्प्शन में? तो फार्मा 3 तरह के हमने बताया था पिछले ही लेक्चर में, है ना। एक तो ड्रग और ड्रग की बनी हुई डोजेज फॉर्म और पेशेंट रिलेटेड फैक्टर। तो ड्रग और ड्रग की बनी हुई डोजेज फॉर्म दोनों एक में मिक्स करके क्या बनता है? फार्मास्यूटिकल फैक्टर। क्योंकि एज इट इज ड्रग तो कोई लेगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, उसका एक डोजेज फॉर्म बनेगा। तो डोजेज फॉर्म कैसे बन रहा है वो सारे फैक्टर्स आएंगे इसमें। तो फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग, कल बताया था मैंने ड्रग की फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज, और फार्माकोटेक्निकल फैक्टर मतलब ड्रग की खुद की प्रॉपर्टीज, सॉल्युबिलिटी क्या है, डिसइंटीग्रेशन, ड्रग की अपनी एफिनिटी क्या है, ड्रग की अपनी लिपोफिलिसिटी क्या है, ये सारी चीजें। पेशेंट रिलेटेड फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है। किसको हम दवाई दे रहे हैं, जिस पेशेंट को दे रहे हैं वो मेल है कि फीमेल है, खाना खाने से पहले ले रहा है, खाना खाने के बाद ले रहा है, गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम क्या है उसका, किस रीजन का है, इंडियन में वेस्ट साउथ किस रीजन का है, उसका क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, उसका खुद की फिजियोलॉजिकल कंडीशन क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है कि ड्रग एब्जॉर्प्शन कैसा हो, है ना। नाउ detail pharmaceutical factor consist of physico-chemical properties of the drug substances। मतलब कि मैंने शुरू में ही बताया क्या, physico-chemical properties of the drug substances। अब physico-chemical वर्ड की मीनिंग क्या है कि उसकी फिजिक्स से रिलेटेड और केमिकल से रिलेटेड क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो ड्रग सॉल्युबिलिटी मतलब क्या है कि किसी भी चीज को जब हम किसी वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो एक सॉल्युबिलिटी शो करता है, और डिसोल्यूशन रेट शो, डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है सॉल्युबिलिटी, क्या होता है डिसोल्यूशन रेट, पढ़ेंगे डिटेल में। पार्टिकल साइज, इफेक्टिव सरफेस एरिया। अच्छा, थोड़ा थोड़ा हम यही बता दे रहे हैं ताकि अगर किसी को बहुत बड़ा लेक्चर नहीं चाहिए, सिर्फ 5 मिनट में समझना है तो पूरा समझा दे रहे हैं, आप इसको इलेबोरेट कर सकते हैं अपने से। ड्रग सॉल्युबिलिटी होता क्या है पहले तो ये बता देंगे। सॉल्युबिलिटी मतलब मास ट्रांसफर ऑफ सॉलिड फ्रॉम सॉलिड सरफेस टू
लिक्विड सरफेस इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी, है ना, या डिसोल्यूशन उसको कहेंगे, है ना। एंड जब सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, कि जब किसी सॉलिड या किसी पार्टिकल, किसी सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट, है ना, सॉल्युबिलिटी में दो चीज होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट तो सॉल्यूट, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 250 ml ऑफ सॉल्वेंट, है ना। 250 ml सॉल्वेंट में मैक्सिमम अमाउंट जो डिजॉल्व होता है वो, और एक स्पेसिफिक पीएच पे, उसको कहते हैं उस ड्रग की सॉल्युबिलिटी, है ना। सॉल्युबिलिटी मतलब सॉल्युबल होने की एबिलिटी, घुलने की एबिलिटी, तो कहलाता है सॉल्युबिलिटी। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 250 ml ऑफ सॉल्वेंट, ये WHO के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है डेफिनेशन, है ना। सॉल्युबिलिटी हो गया। अब कोई ड्रग वाटर सॉल्युबल होता है, कोई ड्रग वाटर सॉल्युबल नहीं होता है। तो अब आप बताइए कि हमारे स्टमक में क्या है, फ्लूइड है। कैसा फ्लूइड है, वाटर सॉल्युबल, वाटरी फ्लूइड है ना, हाइड्रोलिक फ्लूइड है। अब उसमें वाटर है ज़्यादातर, तो जब ड्रग वाटर में सॉल्युबल ही नहीं होगा, क्योंकि बॉडी का मैकेनिज्म क्या है, वाटर में जो सॉल्युबल होता है वाटर के साइज के मॉलिक्यूल के बराबर, मॉलिक्यूल के साइज के बराबर हो गया। अब वो सेल्फ मैकेनिज्म, पैसिव डिफ्यूजन, एक्टिव डिफ्यूजन, जो भी बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म है उसके थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है। बट अगर सॉल्युबल नहीं होगा तो एब्जॉर्प्शन कहाँ से होगा, नहीं हो पाएगा एब्जॉर्प्शन, तो अफेक्ट करेगा ना सॉल्युबिलिटी, लिपोफिलिसिटी। अब किसी ड्रग की लिपोफिलिसिटी है, सॉल्युबिलिटी नहीं है, तो उसको हम क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कराने के लिए सॉल्युबिलिटी इंप्रूव करेंगे, मतलब लिपिड पे सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल पॉलीमर का लेयर चढ़ा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा, है ना। मतलब क्या है कि साइज को पहले छोटा कर दें, साइज को पहले छोटा कर दें और उस साइज पे हम एक लेयर चढ़ा दें, किसका लेयर, पॉलीमर का। कैसा पॉलीमर, वाटर सॉल्युबल पॉलीमर, तो वो हो जाएगा उसमें सॉल्युबल और एब्जॉर्ब हो जाएगा। डिसोल्यूशन रेट, है ना, अफेक्ट करता है। जब सॉल्युबिलिटी स्लो होगी तो डिसोल्यूशन रेट भी अफेक्टेड होगा। तो डिसोल्यूशन रेट अफेक्टेड होगा तो एब्जॉर्प्शन अफेक्टेड होगा, है कि नहीं। धीरे अगर डिसॉल्व होगा तो एब्जॉर्प्शन स्लो होगा। पार्टिकल साइज एंड इफेक्टिव सरफेस एरिया, है ना। अब सोचिए कि एक ड्रग इतना बड़ा है, एक ड्रग इतना बड़ा है, इसी ड्रग को छोटे छोटे टुकड़े में कर दिया, छोटे छोटे टुकड़े में कर दिया, इसी ड्रग को पार्टिकल में कर दिया, इसी, तो किसका सरफेस एरिया ज्यादा है, किसका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया समझ रहे हैं ना। सरफेस एरिया का मतलब ये जो ऊपर का एरिया है इसको कहेंगे सरफेस एरिया। तो इसका जितना भी हो, अब आप सोचिए कि एक एक का सरफेस एरिया कितना ज्यादा होगा, सबका कैलकुलेट करेंगे तो इससे कहीं ज्यादा सरफेस एरिया आ जाएगा। तो जब सरफेस एरिया बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ कि बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल दे, हम उसके पार्टिकल साइज को छोटा करके देंगे तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी। साल्ट फॉर्म ऑफ ड्रग, साल्ट फॉर्म ऑफ ड्रग क्या होता है कि किसी ड्रग को हम साल्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। जैसे आयन पेयर ट्रांसपोर्टर हमने पढ़ा है ना, आयन पेयर ट्रांसपोर्टर ड्रग एब्जॉर्प्शन में। अब ड्रग कोई आयनिक है तो उसका हम पेयर बना दें, है ना, पेयर बना करके कॉम्प्लेक्स बना दें, उसको कहते हैं साल्ट फॉर्म ऑफ ड्रग। वो एब्जॉर्ब हो जाता है क्योंकि साल्ट फॉर्म ऑफ ड्रग क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स, और वो कॉम्प्लेक्स क्या होता है, दोनों में सॉल्युबल होता है, लिपिड में भी और वाटर में भी। इसलिए साल्ट फॉर्म ऑफ ड्रग सॉल्युबिलिटी को अफेक्टेड करता है और इससे एब्जॉर्प्शन अफेक्टेड होती है ना। पॉलीमॉर्फिज्म, एमॉर्फिज्म, ये तो कैरेक्टरिस्टिक जानने वाली बात है ना। पॉलीमॉर्फिज्म, जिन पार्टिकल्स का अरेंजमेंट पैटर्निस्टिक होते हैं वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी शो करते हैं। पार्टिकल्स हु हैव देयर मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट in pattern is called polymorphism. It means कि that particles have the fixed pattern, है ना, fixed pattern in their arrangement. So that molecule and that substance are known as polymorphism. ठीक है। But amorphism particles
मॉलिक्यूल्स हैव नो पैटर्निस्टिक अरेंजमेंट। पैटर्निस्टिक अरेंजमेंट नहीं, ऐसे होगा, कोई ऐसे होगा, तो कोई ऐसे होगा, तो कोई ऐसे होगा, तो कोई ऐसे ऐसे, इस तरह से अरेंजमेंट होता है। तो ये जो सब्सटेंस होते हैं एमॉर्फिज्म, अब ये कैसे सॉल्युबिलिटी को अफेक्टेड करते हैं ये समझिए। जो पैटर्न वाले होते हैं ना, जो पैटर्न वाले होते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म जो शो करते हैं वो ज्यादा वाटर सॉल्युबल होते हैं, है ना, वो सॉल्युबिलिटी अलग तरह से शो करते हैं। तो इस तरह से पॉलीमॉर्फिज्म और एमॉर्फिज्म ज्यादा क्या होता है, अफेक्टेड करता है एब्जॉर्प्शन को। क्योंकि एमॉर्फिज्म ड्रग पार्टिकल्स अगर है, एमॉर्फिज्म ड्रग पार्टिकल्स है, इसका मतलब उसमें क्रिस्टल नहीं है, क्रिस्टल नेचर में होते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। क्यों? क्योंकि उनका पैटर्न जैसे NaCl पॉलीमॉर्फिज्म नेचर का है, क्योंकि क्रिस्टल है वो, उसमें पैटर्न मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट कैसे है, पैटर्निस्टिक है। ये हमने दोबारा से लिख दिया है ना, ठीक। pKa pH ऑफ द ड्रग, है ना, यहाँ लिपोफिलिसिटी होना चाहिए, है ना, लिपोफिलिसिटी। pKa pH ऑफ द ड्रग, ड्रग की pH क्या है और pKa वैल्यू क्या है, pKa वैल्यू डिसोसिएशन एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, है ना, डिसोसिएशन कांस्टेंट कहते हैं। ड्रग स्टेबिलिटी, ड्रग ही स्टेबल नहीं है तो क्या होगी उसकी सॉल्युबिलिटी, और ड्रग अगर स्टेबल है तो सॉल्युबिलिटी उसकी अच्छी होगी। स्टीरियोकेमिस्ट्री कई बार आप देखते हो ना, क्या मांगते हो आप, लियो फॉर्म डेक्स्ट्रो फॉर्म मांगते हो ना, लियोसिट्रीजिन दीजिए। क्यों लियोसिट्रीजिन मांग रहा है, क्योंकि उसका स्टीरियो केमिकल है, उस स्टीरियो केमिकल वर्क में है ना। एब्जॉर्प्शन में कई बार स्टीरियो केमिस्ट्री एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व हो जाता है, डेक्स्ट्रो रोटेट है, लियो रोटेट है, तो उसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है कम होता है, ये भी इन्वॉल्व होता है ना। नेक्स्ट, फार्माको टेक्निकल फैक्टर, ये तो आसान है ना। डिसइंटीग्रेशन टाइम, डिसइंटीग्रेशन टाइम हो गया, है ना, डिसइंटीग्रेशन टाइम क्या आ रहा है ये, चलो अच्छा इसको यूज कर सकते हैं क्या, है ना। हाँ, डिसइंटीग्रेशन टाइम मतलब क्या हुआ कि जो डोसेज फॉर्म बना है उसका डिसइंटीग्रेट होना जरूरी है। तो अगर जल्दी डिसइंटीग्रेट होगा तो एब्जॉर्प्शन भी कैसा होगा, जल्दी होगा, सीधी सी बात है भाई। टैबलेट है, टैबलेट आपने खाया और टैबलेट अगर जल्दी डिसइंटीग्रेट नहीं होगा तो एब्जॉर्प्शन कैसा होगा, देर से होगा। एब्जॉर्प्शन डिजोल्यूशन देर से होगा तो एब्जॉर्प्शन देर से होगा, तो बायोबिलिटी देर से आएगी, तो क्या फायदा, हमें तो चाहिए क्विक रिस्पांस, तुरंत रिस्पांस चाहिए। तो डिसइंटीग्रेशन टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसिडरिंग इन ड्रग एब्जॉर्प्शन। तो हम डोजेज फॉर्म बनाते समय ये ध्यान देते हैं कि हमको अगर क्विक रिस्पांस चाहिए, कन्वेंशनल टैबलेट बना रहे हैं, तो हमारा डिसइंटीग्रेशन टाइम कैसा होना चाहिए, नॉट लेस देन 15 मिनट फॉर सॉलिड डोजेज फॉर्म दैट इज टैबलेट। एंड डिजोल्यूशन टाइम, अगेन डिजोल्यूशन टाइम वाई इंपॉर्टेंट कि हाउ मच अमाउंट ऑफ ड्रग रिलीज एट व्हाट टाइम, है ना, कितने समय पे कितना ड्रग रिलीज हो रहा है, कितने समय पे कितना ड्रग रिलीज हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, या फिर आप इन विट्रो करते हैं तो क्यूमुलेटिव ड्रग रिलीज, है ना, क्यूमुलेटिव ड्रग रिलीज, कितने टाइम पे कितना ड्रग, तो जीरो टाइम, फिर ऐसे ऐसे टाइम बढ़ता जा रहा है, रिलीज भी बढ़ता जा रहा है। तो इसको कहेंगे डिजोल्यूशन टाइम, ये जानना जरूरी है। अगर कहीं हमारा डिजोल्यूशन टाइम ऐसा हो कि ड्रग टाइम बढ़ता जा रहा है, ड्रग बहुत धीरे 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 रिलीज हो रहा है, तो थेरेपेटिक रेंज में नहीं आ पा रहा है, तो क्या मतलब है वैसे डोजेज फॉर्म का, इसलिए हमें जानना जरूरी है क्या, डिजोल्यूशन टाइम। ओके, नाउ मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल फार्माको टेक्निकल फैक्टर में। मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल क्या होता है, कंप्रेशन, है ना, कंप्रेशन फोर्स कितना लग रहा है, हार्डनेस बढ़ गई, कंप्रेशन फोर्स ज्यादा दे दिया टैबलेट में, हार्डनेस बढ़ गई, हार्डनेस बढ़ गई तो क्या होगा, डिसोल्यूशन स्लो हो जाएगा, डिसइंटीग्रेशन देर से होगी,
तो अल्टीमेटली एब्जॉर्प्शन अफेक्टेड हो जाएगा। तो कंप्रेशन फोर्स जो जो फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल है ना, ट्रैचुरेट करते हैं जब हम, है ना, मोटर पिस्टल में लेकर, ट्रैचुरेशन टाइम, मोनो होमोजिनाइजेशन टाइम, है ना, अगर क्रीम है, पेस्ट है, मतलब अलग अलग तरह के फॉर्मुलेशन के जो भी मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल हैं, आप कितने आरपीएम पे रोटेट कर रहे हैं, ये सब इन्वॉल्व होते हैं एब्जॉर्प्शन में और अफेक्ट करते हैं। ठीक है, नाउ नेचर एंड टाइप ऑफ डोसेज फॉर्म। क्या है ड्रग का नेचर, क्या है डोसेज फॉर्म का नेचर और टाइप। तो नेचर जैसे सॉलिड डोसेज फॉर्म है कि लिक्विड डोसेज फॉर्म है कि गैसियस डोसेज फॉर्म है ना, टाइप्स ऑफ डोसेज फॉर्म में आ गया। नेचर कैसा है ना, डोसेज फॉर्म का नेचर कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। ओरल डोजेज है कि टॉपिकल है ना, ये दोनों नेचर एंड टाइप में आ जाएगा। तो ओरल है तो ओरल रूट से जाएगा, टॉपिकल है टॉपिकल एब्जॉर्ब होगा। तो ऑब्वियस सी बात है ओरल रूट का एब्जॉर्प्शन टॉपिकल रूट के एब्जॉर्प्शन में कंपैरेटिवली डिफरेंस है ना। पैरेंटल रूट का डोजेज फॉर्म है, तो पैरेंटल रूट से जाएगा तो एब्जॉर्प्शन उसका ज़्यादा होगा, है कि नहीं। तो डोजेज फॉर्म भी अफेक्ट करता है क्या, एब्जॉर्प्शन को। एक्सिपिएंट और एडजुवेंट, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम कोई भी डोजेस फॉर्म बना रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल टैबलेट बना रहे होते हैं ना, टैबलेट, तो टैबलेट में क्या क्या यूज होता है, एपीआई यूज होता है, एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, और एक्सिपिएंट यूज होता है, तभी तो एक्सिपिएंट यूज होता है। और इन दोनों को मिला करके डोजेस फॉर्म बनता है। हर एक डोजेस फॉर्म में एपीआई और एक्सिपिएंट यूज होता है, क्योंकि अगर 2 mg टेनिग्लिप्टिन खाना है तो क्या 2 mg आप लेकर के खा सकते हो, ऐसे नहीं खा सकते हो, उसके लिए आपको एक्सिपिएंट यूज करना होता है, एडजुवेंट यूज करना होता है। तो एक्सिपिएंट आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच हैव नो एनी एक्शन इटसेल्फ बट दे इन्वॉल्व इन द फॉर्मुलेशन विथ इक्वल एम्फेसिस, इक्वल पोटेंसी। उतना ही जितना ड्रग की इंपॉर्टेंट होती है उतना एक्सिपिएंट का इंपॉर्टेंट होता है, पर किस लिए, टू मेक द बल्क करने के लिए और फॉर्मुलेशन कंप्लीट करने के लिए। तो वो अफेक्ट करते हैं ना। अगर एक्सिपिएंट आपका ऐसा है कि वो बाइंडिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा शो करता है तो हार्डनेस बढ़ जाएगी, है ना। एक्सिपिएंट ऐसा है कि वो रिलीज रिटार्डेंट है तो रिलीज को रिटार्ड करके स्लो भेजेगा। प्रोडक्ट एज और स्टोरेज कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट भाई। एब्जॉर्प्शन अल्टीमेटली बायोबिलिटी, तो वो अच्छा तभी होगा जब उसका एज, है ना, एज मतलब वो अभी का बना हुआ है तो उसकी एफिकेसी, एब्जॉर्प्शन सब कुछ अच्छा होगा। स्टोरेज कंडीशन, आपने स्टोरेज लो टेम्परेचर रख दिया, हाई टेम्परेचर रख दिया, आपने पता चला क्रीम को हाई टेम्परेचर रख दिया, क्रीम मेल्ट हो गया, है कि नहीं। सॉलिड को हाई टेम्परेचर पर रख दिया, मेल्ट हो गया। तो स्टोरेज कंडीशन भी एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है। ठीक है, नाउ पेशेंट रिलेटेड फैक्टर, एज, गैस्ट्रिक टाइम, इंटेस्टाइनल ट्रांजिट टाइम, जीआईपीएच, ब्लड फ्लो थ्रू, जीआईटी, सब लिखा हुआ है ना, आप पढ़ सकते हैं, बट हम थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कैसे एज अफेक्ट करता है। भाई आप एक यंग को ड्रग देंगे और एक जेरियाट्रिक पेशेंट, बूढ़े को ड्रग देंगे, क्या होगा, कौन से की एज में एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा। तो ऑफकोर्स आपका आंसर होगा यंग में होगा। क्यों, क्योंकि उसके बॉडी मैकेनिज्म अच्छे से वर्क कर रहे हैं, है ना, सेल के फंक्शंस अच्छे से वर्क कर रहे हैं, इसलिए एज फैक्टर है जो कि ड्रग एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर रहा है। तो हमें ध्यान देना पड़ेगा फॉर्मुलेशन करते समय कि बूढ़ा आदमी है तो उसके में एब्जॉर्प्शन स्लो हो रहा होगा, तो हमें एब्जॉर्प्शन बढ़ाने वाली चीज़ देनी पड़ेगी। बात समझ में आई। गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम, खाली पेट दवाई देंगे, है ना, खाली डॉक्टर मना करते हैं कि खाली पेट दवाई मत देना, खाली पेट दवाई देना। जैसे गैस की गोली खाली पेट देते हैं, क्यों, जैसे पेंटोप्राजोल है ना, है ना, या 86 DSR, पेंटाप डी, ये सब आप खाली पेट लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि वो जो ड्रग है वो खाली पेट वर्क करने के लिए है। जैसे कि प्रोटॉन पंप इनिबिटर होता है वो पेंटोप्राजोल, प्रोटॉन पंप इनिबिटर मतलब प्रोटॉन रिलीज होता है, मतलब हाइड्रोजन आयन रिलीज होता है। अब हाइड्रोजन आयन रिलीज होने की वजह से एसिडिटी बढ़ रही है, एसिडिक हो रहा है, इसलिए उसको कम करना है तो हम एंटासिड दे दिए या ऐसी दवाई दे दी जो प्रोटॉन पंप इनिबिटर हो। तो वहाँ पे क्या होगा, एसिड का सिक्रेशन कम हो जाएगा और इस तरह से वो खाली पेट ही ट्रीट कर पाएगा। अब खाने के बाद देंगे तो वो खाने के साथ मिक्स हो जाता है और उसकी फंक्शन अफेक्टेड हो जाती है। इसी तरह से कुछ दवाई अगर खाली पेट देते हैं, जैसे
जैसे पेन किलर्स खाली पेट नहीं देनी चाहिए। पेन किलर्स अगर खाली पेट देते हैं तो वो लीवर डैमेज करता है ना, किडनी डैमेज करता है, ये सारे ऑर्गन्स डैमेज करने। क्यों? क्योंकि खाली पेट में क्या होगा, खाने के साथ उसका एब्जॉर्प्शन खाने के हिसाब से होगा, है ना। और खाली पेट एब्जॉर्प्शन तो होगा पर अदर सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं। जीआई पीएच, गैस्ट्रिक पीएच भी बहुत अफेक्ट करता है। किस पीएच पे जाकर के टैबलेट को डिजॉल्व होना है, गैस्ट्रिक पीएच पे, इंटेस्टाइन पीएच पे, स्टमक पीएच पे। डिसीज स्टेट, अगर कोई बीमारी है तो इसमें भी क्या होता है, अफेक्ट करता है फैक्टर, मतलब एक तरह का फैक्टर अफेक्टिंग हुआ ये, क्योंकि ड्रग एब्जॉर्प्शन अफेक्टेड। कोई बीमार रहता है तो देखते हो उल्टी कर देता है, दवाई एब्जॉर्ब भी नहीं होता है। तो इस तरह के डिजीज स्टेट्स भी इन्वॉल्व होते हैं ड्रग एब्जॉर्प्शन में। जीआई कंटेंट लाइक फूड, ड्रग, फ्लूइड, अदर्स, अभी बताया ही ना। प्री सिस्टेमिक मेटाबॉलिज्म ऑफ गट वाल एंजाइम बैक्टीरियल, इनकी वजह से अब कुछ खाए, गट वाल एंजाइम है वही उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, बैक्टीरियल और हेपेटिक एंजाइम है वही उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, है ना, या उसकी पोटेंसी को कम कर दिया। इसीलिए तो टैबलेट 40% बॉडी में आ पाता है। इन एंजाइम से क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, मेटाबोलाइज हो जाता है अल्टीमेटली। जैसे इंसुलिन को नहीं देते हैं ओरली। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि यही एंजाइम्स क्या कहते हैं, प्री सिस्टेमिक एंजाइम्स उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इंसुलिन कोई वर्क नहीं कर पाएगा ओरली, इसलिए इंसुलिन को कैसे देते हैं, वैसे देते हैं, इंजेक्शन के थ्रू। ड्रग सॉल्युबिलिटी एंड डिसोल्यूशन रेट, एक पैरामीटर डिटेल में जो कि आपको बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, यहाँ पे बताया गया है कि डिसोल्यूशन क्या है ना। डिसोल्यूशन, तो डिसोल्यूशन की डेफिनेशन हम शुरू में ही बता दिए, मास ट्रांसफर ऑफ ड्रग, है ना, मास ट्रांसफर फ्रॉम सॉलिड सरफेस टू लिक्विड सरफेस। मतलब कि ये सॉलिड सरफेस है और इसको यहाँ डिजोल्व कर दीजिए, है ना, इसमें क्या है, लिक्विड है। तो अब ये इसमें आने के बाद इसका ये सरफेस और लिक्विड का ये सरफेस, इन दोनों में क्या होगा, ट्रांसफर होगा, इसका मास लिक्विड में आने लगेगा। इस क्रिया को, इस प्रोसेस को कहते हैं डिसोल्यूशन, या सॉलिड सब्सटेंसेस सॉल्युबलाइजेज इन द गिवन सॉलिड इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। ठीक है। थ्योरीज ऑफ डिसोल्यूशन, थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट, डिफ्यूजन लेयर मॉडल जिसको फिल्म थ्योरी भी कहते हैं ना, डैंकवर्ड मॉडल और सरफेस रिन्यूअल थ्योरी, तीसरा इंटरफेसियल बैरियर मॉडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक डिटेल में आज हम लोग देख पाएंगे। तो पहला है डिफ्यूजन लेयर मॉडल, फिल्म थ्योरी। डिफ्यूजन लेयर मॉडल दो तरह से, दो प्रोसेस में कंप्लीट होता है। इसका कंजिक्यूटिव प्रोसेस जो है वो 2 प्रोसेस कंजिक्यूटिव प्रोसेस है। कंजिक्यूटिव स्टेप्स 2 हैं। क्या है, स्टैग्नेंट लेयर बनता है, दूसरा उस स्टैग्नेंट लेयर से बल्क लेयर में आता है। मतलब ये बताने वाली बात हो गई, सिंपल सा प्रोसेस है। आप यहाँ देखो, डायग्राम से देखो तो ज़्यादा समझ पाओगे, है ना। ये देखो डायग्राम, है ना। डायग्राम क्या है कि ड्रग है ना, ड्रग, सॉलिड ड्रग पार्टिकल दिख रहा होगा आपको, सॉलिड ड्रग पार्टिकल्स। ये जो बना हुआ है ये क्या है, स्टैग्नेंट लेयर, मतलब इसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा है ना, इसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा है। और इसकी एक थिकनेस है, थिकनेस बन जाती है ना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या कहेंगे, थिकनेस कहेंगे, थिकनेस। ये क्या है, जो ब्लू ब्लू आपको दिख रहा है ये फ्लूइड है ना, वाटर फ्लूइड है, जो कि हमारी बॉडी के स्टमक में होता है। तो अब इस फ्लूइड में ये टैबलेट है, ये सॉलिड डोजेज फॉर्म है। क्या हो रहा है कि ये जो सॉलिड है और इसका इस लिक्विड से टच हो रहा है, तो इसको बोलेंगे सॉलिड लिक्विड इंटरफेस। और टच होने के बाद एक लेयर बना या फिल्म बना, उसको कहेंगे स्टैग्नेंट लेयर। उसको क्या कहेंगे, स्टैग्नेंट लेयर। ठीक है। थिकनेस इसकी H से डिनोट करते हैं और कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन दिस स्टैग्नेंट लेयर इज CS। ठीक है, क्या है, CS है। अब डिफ्यूजन ऑफ द मॉलिक्यूल, मतलब ड्रग का डिफ्यूजन इस स्टैग्नेंट लेयर से स्लोली स्लोली ऑटोमेटिकली होने लगेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है, इसलिए यहां से जो ड्रग डिफ्यूज होगा स्लो स्लो होते हुए जाएगा किधर, बल्क की तरफ, है ना, बल्क सॉल्यूशन की तरफ जाएगा। और बल्क सॉल्यूशन से होते हुए कहां जाएगा, मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा। तो सॉलिड डिफ्यूजन से स्टैग्नेंट लेयर से बल्क लेयर की ओर जाना, ये 2 स्टेप पे प्रोसेस कंप्लीट होता है। इस बात को एक्सप्लेन किससे किया जाता है, नॉइज व्हिटनी इक्वेशन से, जो कि यहां पे रिप्रेजेंटेड है
कि नॉइस व्हिटनी इक्वेशन ने कहा dc/dt मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। बल्क में वो जो स्टैग्नेंट लेयर बना था वहां कितना ज्यादा कंसंट्रेशन ड्रग का है उस पर डिपेंड करेगा कि ड्रग कितना डिफ्यूज होगा, है ना। इसको फर्दर मॉडिफाइड करके पूछा गया भाई ये क्या है, के क्या है, डिफ्यूजन कोफिशिएंट। ठीक है, डिफ्यूजन कोफिशिएंट को डिटेल में बताइए। तो नॉइस व्हिटनी इक्वेशन को मॉडिफाइड किया गया और बताया गया कि DAKO/W अपॉन H और V। तो कहने का मतलब इसको डिटेल में समझना है ना। DAK है क्या, ये आपको पता है। D इज द डिफ्यूजन कोफिशिएंट, A इज द एरिया ऑफ द स्टैग्नेंट लेयर जहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, और K इज द पार्टीशन कोफिशिएंट इन ऑयल एंड वाटर। V इज द वॉल्यूम वेयर सॉलिड टू बी डिसॉल्व, जहां पे सॉलिड डिसॉल्व होना है या होता है। H इज द थिकनेस ऑफ द स्टैग्नेंट लेयर, जो कि इसमें आपको दिखाया गया है ना। थिकनेस, ये जो थिकनेस है उसी को H कहेंगे। और इसमें ड्रग जो प्रेजेंट है उसको CS कहेंगे, और इस बल्क में जो ड्रग है उसको कहेंगे CB। तो उसी का इक्वेशन है यहाँ पे। अब होता क्या है इसको जरा समझ लेते हैं। ये रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिफ्यूजन कोफिशिएंट, है ना। D इज द डिफ्यूजन कोफिशिएंट, जो ड्रग की अपनी डिफ्यूजन कोफिशिएंट है उस पे डिपेंड। दूसरा क्या है, एरिया, है ना, सरफेस एरिया ऑफ द डिजॉल्विंग सॉलिड। डिजॉल्विंग सॉलिड की सरफेस एरिया कितनी है, ज्यादा होगा तो डिजोल्यूशन भी ज्यादा होगा, तो एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा, है ना। कम सरफेस एरिया होगा तो डिजोल्यूशन कम होगा, एब्जॉर्प्शन कम होगा। पार्टीशन कोफिशिएंट O/W, अगर वाटर में पार्टीशन कोफिशिएंट ज्यादा होगा तभी जाकर के उसका डिसोल्यूशन ज्यादा होगा और एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, है ना। V इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा, कम होगा, ऐसे समझो। V ये वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम ज्यादा होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, कम होगा, कम होगा ना भाई। अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, मतलब कि समझ लीजिए कि ये 100 लीटर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि डिफ्यूजन कम होगा। कम 1 लीटर होगा तो डिफ्यूजन ज्यादा होगा। ठीक है, और H थिकनेस भी। अब जैसे अगर ये थिकनेस जितनी ज्यादा मोटी होगी ड्रग उतना ही ज्यादा समय लेगा यहां से निकलने में, तो थिकनेस बढ़ेगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन घटेगा। एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो इसमें है वो बता दूं, CS माइनस और CB, है ना। CS माइनस CB स्टैग्नेंट लेयर से बल्क लेयर। फिर ब्लड में सिंक कंडीशन एक आता है, मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है ना, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है CS माइनस CB। बल्क स्टैग्नेंट लेयर से ड्रग निकल रहा है और बल्क में जा रहा है ना, बल्क में, और यहां से फिर ये एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में जा रहा है। तो क्या ब्लड में सारे ड्रग रुके हैं क्या, आप बताइए हमें। नहीं, ये सिंक कंडीशन मेंटेन करते हैं। जैसा सिंक आप देखते हो ना, आपके घर में किचन होगा, सिंक होगा, पानी गिराते हो तो फिर से सिंक खाली हो जाता है, मतलब वहां से चला जाता है। सर्कुलेशन है ना ब्लड में यहाँ पे, तो वो सर्कुलेटरी सिस्टम से वहां से पास आउट हो जाते हैं और फिर से वहां पे न्यू ब्लड आ जाते हैं, नो कंसंट्रेशन जहाँ पे, तो फिर से पैसिव डिफ्यूजन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन होता रहता है। इस तरह से ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट इतना ही है आज का डिसोल्यूशन का। अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे डैंकवार्ट्स मॉडल और इंटरफेसियल बैरियर मॉडल। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।